हेलो दोस्तों, मैं जयकेश यादव अपने यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और देखिए आज की जो वीडियो बहुत ही मस्त होने वाली है, क्योंकि देखिए आज की वीडियो में रसायन विज्ञान वो भी सेट 1 2020 का 2020 का 2022 का जो था 2022 का हम खत्म कर चुके हैं। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पर जाकर आप पूरा वीडियो देख सकते हैं सातों के सातों, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए 2020 का जो सेट 1 लाए हैं, यहाँ पर देखिए 347 WA आज इसका सोल्यूशन कराएंगे, ठीक ना। कल इसका अनसॉल्व पे मतलब क्वेश्चन पेपर दिखा दिए थे और देखिए यहाँ पर आज इसका हम सोल्यूशन कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये सब क्वेश्चन आपको दिए रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, इस सही विकल्प चुनकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना रहता है, ठीक ना। फिर यहाँ पर देखिए क ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या है भाई, इसको बताना, ठीक ना। ग्रेफाइट है क्या है, आयनिक ठोस है कि धात्विक ठोस है कि सहसंयोजी ठोस है कि आणविक ठोस है। तो जो आपका ग्रेफाइट है ये कैसा ठोस है, सहसंयोजी ठोस है। कैसा, सहसंयोजी ठोस है। ये वाला आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। ख वाला देखिए कह रहा है समान ताप पर किन विलयनों के युग्म समपराशरी होते हैं। किन विलयनों के युग्म क्या होते हैं, समपराशरी होते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए 0.1 मोलर कैल्शियम नाइट्रेट दिया है तथा 0.1 मोलर सोडियम सल्फेट दिया, ठीक ना। तो ये जो बराबर बराबर दिख रहा है ना, यही आपका क्या हो जाएगा, विलयनों के मतलब कैल्शियम नाइट्रेट और सोडियम सल्फेट दोनों का क्या होगा, विलयनों के युग्म क्या होंगे, समपराशरी होंगे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा वाला क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चार धातुओं ए बी सी तथा डी के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः +1.5 वोल्ट -2.0 वोल्ट और +0.3 4 वोल्ट तथा -0.76 वोल्ट है। इन धातुओं की घटती हुई सक्रियता अभिक्रियाशीलता का क्रम है, ठीक ना। घटती हुई का बताना है, घटती हुई का मतलब क्या है, ए बी सी डी दिया है ना, तो बी का मान क्या है। यहाँ पर देखिए पहले सबसे जो कम है उसको लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, जो सबसे कम है। तो सबसे इसमें कम कौन, -+1 या ये कि ये, ठीक ना। तो सबसे कम इसमें देखिए -2 वाला, ठीक ना, क्योंकि माइनस में और 2 है, ठीक ना। तो माइनस में 2 है तो -2 वाला सबसे कम है तो -2 हो जाएगा। फिर उसके बाद इससे ज़्यादा कौन है, इससे ज़्यादा ये आपका है 0.76, ठीक ना। इसको कहेंगे कैसे ज़्यादा है, तो भाई ये ज़्यादा है, इससे ज़्यादा ये है। कैसे ज़्यादा है, अभी मैं इसको बता दूँ आपको कैसे ज़्यादा है। ये देखिए कॉपी पर आ गए और देखिए आप बता रहे हैं कैसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर दिया है -2। अब देखिए जो शुरू होता है ये यहाँ से शुरू होता है 0 से, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 0 होता है, इसके इधर जाएंगे तो -1, इधर जाएंगे तो -2, फिर इधर जाएंगे तो -3, फिर इधर जाएंगे तो -4 और इधर दाहिने साइड जाएंगे तो +1, फिर आएगा +2, फिर आएगा +3, फिर आएगा +4, ठीक ना। इस प्रकार से आता है। और देखिए इधर जाने का मतलब क्या, ये +1 से ये 0 नज़दीक है ना, -1 जो है 0 के नज़दीक है। फिर उसके बाद सबसे इससे दूर -2 है। तो यहाँ पर -2 जो है 0 से दूर है, यानी कि प्लस के करीब कैसे आएंगे, जब -2 से -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर तब 1 में आएंगे प्लस में। इसलिए ये -2 वाला है, 1 जो है 0.7 वाला जो है वो क्या है, उससे ज़्यादा है, ठीक ना। इसे -2 वाले से -0.76 वोल्ट क्या है, इससे ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर इससे ज़्यादा कौन, इससे ज़्यादा देखिए ये वाला है 0 प्लस में 0.34, इससे ज़्यादा है। फिर उसके बाद प्लस में 1.5 है, ठीक ना। तो ये आएगा बी आएगा, फिर आएगा डी आएगा, फिर आएगा सी, फिर आपका ए आएगा। तो यहाँ पर देखिए बी डी सी ए ये आपका आ जाएगा सही जवाब, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ये 2 वाला क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन, ठीक। अब देखिए आगे आते हैं थोड़ा सा, इसमें घ वाला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक ना। और निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पर जो आपको चौथा वाला दिख रहा है ये H2 + Cl2 = 2HCl, ठीक ना। यहाँ पर दर्शाया नहीं गया है कि कोई ये क्या है, गैस है कि लिक्विड है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए जो H2 + Cl2 है ये क्या है आपका, ये आपको पढ़ना होगा, ठीक ना। ये आप पढ़े होंगे, एग्जाम्पल में भी आपको सर ने लिखवाया होगा। अगर आप प्रथम कोटि या शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़े होंगे तो एग्जाम्पल में लिखवाएंगे H2 + Cl2 = HCl, ठीक ना, एरो HCl। तो ये आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। अब देखिए अगला यहाँ पर है अंगा वाला है
एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक है। एमाइडो से एमीन बनाने की प्रयुक्त अभिकर्मक क्या है? तो यहाँ पर देखिए जो ये आपका Br2 के OH दिख रहा है ना, यही है एमाइडो से एमीन बनाने की प्रयुक्त अभिकर्मक। तो Br2 के OH ये क्या आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए च वाला जो है, यहाँ पर देखिए च वाला क्वेश्चन दिया गया, ठीक ना। च वाला कह रहा है कि राइबोफ्लेविन नाम है किस विटामिन का नाम है? तो विटामिन आपको विटामिन चैप्टर पढ़ना नहीं है, विटामिन चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक ना। लेकिन इसमें पूछ दिया तो हम बता दे रहे हैं। तो इसमें विटामिन B1 का नहीं है, विटामिन B2 का है। क्या है? विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लेविन, ठीक ना। राइबोफ्लेविन नाम है विटामिन B2 का। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। अब आते हैं देखिए ये क्वेश्चन, एक ठोस द्रव्यमान में पोटेशियम परमाणु क्रिस्टली घनी जालक के केंद्र में स्थित है, ठीक ना। कहाँ स्थित है? केंद्र में स्थित है। फिर उसके बाद है पोटेशियम के 4 ग्राम में इकाई सेलों की अनुमानित संख्या क्या होगी? पोटेशियम का परमाणु भार 39 होता है। ये आपका दिया है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को हम यहाँ पर लगा लिए हैं और आपको दिखाते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन को यहाँ पर लगा लिए, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन पर आ गए हम लोग। तो यहाँ पर देखिए आंसर हम लिख लिए हैं क्वेश्चन का। देखिए यहाँ पर BCC कर रहा है कि BCC में 2 जालक पॉइंट प्रति यूनिट सेल होता है, यानी कि जो जेड का मान आप निकालते हैं ना, वही 2 यहाँ पर दिया गया, ठीक ना। 2 BCC में 2 उसका मान होता है और FCC में 4 उसका मान होता है, ठीक ना। और CCC में उसका 1 मान होता है। तो यहाँ पर देखिए के मतलब पोटेशियम के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? भार बटे अणुभार, उसमें कितना दिया है? 4 ग्राम भार दिया और 339 करें 39 जो इसका अणुभार है, ठीक ना। तो भार बटे अणुभार, तो भार कितना है? 4 ग्राम दिया और अणुभार कितना हो गया? 39 हो गया। ऐसे आप अणुभार निकाल लेंगे, ठीक ना। अरे मोलों की संख्या निकाल लेंगे। अब देखिए पोटेशियम के मोल में परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए पता है क्या करते हैं? जो आपका मोल होता है उसी में गुणा कर देते हैं अवोगाद्रो संख्या से। तो अवोगाद्रो संख्या से यहाँ पर देखिए गुणा कर दिए 6.0, 2 भी लिख सकते हैं और 2 3 भी लिख सकते हैं, ठीक ना। गुणे 10 के पावर 23, ठीक। अब देखिए होगा 4 ग्राम में उपस्थित इकाई सेलों की संख्या क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा मोलों की संख्या, अरे परमाणु के मोलों की संख्या गुण में अवोगाद्रो संख्या और बटे में जो आपका ये मान दिया है 2, ठीक ना। BCC का जो जेड का मान दिया है वो लिख लेंगे, ठीक। अब इसको देखिए काटेंगे 2 से, इसको काटेंगे 2 बार कटा और इसमें गुणा करके क्या करेंगे? अब यहाँ पर भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम गुणा कर लिए हैं और भाग देने के लिए यहाँ से 1 10 से, यानी कि यहाँ 10 के पावर 23 है तो यहाँ पर 22 कर दिए, 1 से गुणा कर दिए 120 हो गया, ठीक ना। क्योंकि भाग करने में आसान हो जाएगी। तो 120 में भाग करेंगे कितने से? यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए 1 घटा दिए 22 कर दिए और यहाँ पर 120 हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हुआ? 1 अंक पर दशमलव इधर आ गया, ठीक ना। 1 अंक घुसक गया दशमलव। तो यहाँ पर देखिए 39 से इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। देखिए कितना आ जाएगा? 3.09 गुणे 10 के पावर 22 इकाई सेल, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है ख वाला दूसरा का ख वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये देखिए दूसरे का ख वाला है। तो कह रहा है एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक की 0.4 अंश सेल्सियस वृद्धि हुई, ठीक ना। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 पदार्थ के है, ठीक ना। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। किसका? यम का मान निकालना है, ठीक ना। यम का मान निकालना है। तो यम का मान कैसे निकलेगा? देखिए हम यहाँ पर निकालें यम का मान और आपको हम दिखा रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंसर हम लिख लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया है क्या क्या दिया है? स्मॉल डब्ल्यू का मान दिया है 2.5 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू का मान 100 ग्राम दिया है। फिर डेल्टा टीबी बराबर 0.4 दिया है, केबी बराबर 2.67 दिया है। यम का मान आपको निकालना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाए हैं। सूत्र होता है डेल्टा टीबी बराबर, सूत्र क्या होता है? डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 बटे में कैपिटल यम गुणे कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार, ठीक ना। ये यम बराबर निकालना है तो यम को इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे, ठीक ना। ये गुणा कर रहा है तो इधर भाग कर रहा है तो इधर गुणा करेगा, यहाँ पर ये गुणा कर रहा है तो यहाँ पर भाग करेगा, ठीक ना। चेंजिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सूत्र बन गया केबी गुणे स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 बटे में डेल्टा टीबी आ गया बटे में, ठीक ना। अब मान ने केबी का मान होता है 2.67 दिया है। फिर यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू का 2.5 दिया है गुणे 1000
बटे में 0.4 डेल्टा टीबी का मान और कैपिटल डब्ल्यू का मान 100 ग्राम दिया है, यहाँ पर मान रख लिए। अब देखिए यहाँ पर 10,000 1 2 3 0 से एक अंक पर, यहाँ पर 2 अंक पर, 3 अंक पर का दशमलव काट दिए, ठीक ना। फिर यहाँ पर देखिए 1 0 से एक अंक पर दशमलव कट गया, फिर ना अब यहाँ से 5 से काटेंगे, 5 5 25 और 5 दूना के 10, ठीक ना, ये कट गया। अब देखिए 2 चौको 8 हो गया, 2 चौको 8 और इसका गुणा किए 5 7 35, 5 6 30, 3 33, 5 दूना के 10, 3 13, इतना आ गया 1335 आ गया, ठीक ना। 1335 में 8 से भाग देंगे तो आएगा 166.87 ग्राम मोल इनवर्स आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना तो पीडीएफ के लिए जेकेएस लिखकर जो ऊपर नंबर दिख रहा है उस नंबर पर आप लोग एसएमएस कर दीजिएगा, जेकेएस लिखकर व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, ठीक। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो इसका पीडीएफ मैं दे दूंगा आपको, ठीक ना। उसकी प्राइस जो भी होगी 10 15 20 25 इतना ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है ईएमएफ की गणना करना है, विद्युत वाहक बल की गणना करना है। यहाँ पर दिया है CD से CD+2 हो गया है, mg इसका मोलर 1 दिया है, AG माइनस से AG प्लस है, ये AG प्लस से AG हो गया, ठीक ना। फिर यहाँ पर देखिए जिसमें अर्ध अभिक्रियाओं के मानक अपचयन विभव निम्न है, ठीक ना। इसका विभव भी दिया गया है, कितना दिया E0 का मान जो CD+2 है वो CD हो गया और इसका मान दिया E0 का मान दिया कितना -0.40 वोल्ट, ठीक ना। और यहाँ पर दिया AG प्लस से AG हो गया और E0 का मान दिया है प्लस 0.88 वोल्ट, ठीक ना। ये मान दिया है और मान दिया यहाँ पर 80 हो गया, 80 होगा, ठीक ना। फिर यहाँ पर देखिए सेल की क्रिया हम लिखे, सेल की क्रिया क्या होती है 2AG प्लस से CD 2AG प्लस और CD, ये पहले AG प्लस था फिर CD था, फिर यहाँ पर हो जाता है ये AG प्लस जो इधर आकर क्या हो जाता है AG हो जाता है, ठीक ना। यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या क्या इसको मतलब एक इलेक्ट्रॉन मिला और ये अपना धनायन पूरा कर लिया, ये जब अपना धनायन पूरा कर लेगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, AG हो जाएगा, ठीक। और ये CD और CD प्लस हो गया, CD+2 हो गया, ठीक ना। यानी कि यह अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो यहाँ पर आएगा +2, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी AG की इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगी, देखिए AG की इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आएगी AG और प्लस है तो यहाँ पर AG हो जा रहा है तो इस पर इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे AG प्लस से एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये AG एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एक इलेक्ट्रॉन लिया है, फिर ये हो गया AG, ठीक ना। उसी प्रकार ये जो CD था ये CD से क्या हो गया, CD से एक इलेक्ट्रॉन मतलब ये CD से क्या हो गया CD2+ हो गया, यानी कि इधर इसका 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है। अब इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर तो ये 2 है, यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार ये हुआ है 2AG प्लस CD और 2AG और ये CD2+, ठीक ना। फिर यहाँ पर देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख लिए CD CD2+ प्लस AG प्लस और यहाँ पर देखिए AG, ठीक ना। इसको आबलिक बोलते हैं, इस चिन्ह को आबलिक बोलते हैं जो बीच में लगा हुआ है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर E0 सेल बराबर E0 सेल बराबर सूत्र क्या होता है, E0 सेल बराबर होता है E0R माइनस E0 L, ठीक ना। E0R का मतलब क्या है, E0R का मतलब क्या होता है कि जो राइट वाला है, ठीक ना। E0R का मतलब जो राइट वाला है और E0L का मतलब जो लेफ्ट वाला है, ये लेफ्ट वाला ये राइट वाला हो गया, ठीक ना। तो लेफ्ट वाले के ये राइट वाले के लिए हम यहाँ पर देखिए राइट वाला और लेफ्ट वाला, या तो राइट और लेफ्ट कहिए या तो इसका एनोड और कैथोड निकाल लीजिए। तो एक सूत्र ये भी इसका होता है E0 एनोड माइनस E0 कैथोड, ये भी होता है, ठीक ना। E0 कैथोड भी होता है। तो जिसमें देखिए प्लस अगर इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ा है तो उसका एनोड होगा, यानी कि उसका ऑक्सीकरण होगा, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको एनोड बोलते हैं, ठीक। और जिसमें इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ता है उसका अपचयन होता है और उसका अपचयन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। तो इसमें कैथोड हुआ, इसमें एनोड हुआ है, ठीक ना। तो इसको एनोड और इसको कैथोड बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए एनोड माइनस कैथोड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका मान रख देंगे E0 सेल का एनोड का मान कितना दिया है 0.80 माइनस, यहाँ पर सूत्र में माइनस है, फिर यहाँ पर -0.40, ठीक ना, -0.40 ये मान दिया है।
फिर यहाँ पर जब इसको घटाएंगे, अरे जोड़ेंगे, घटाना तो है ही, लेकिन घटाने में माइनस माइनस लग गया तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है ना, तो यहाँ पर प्लस जो है जुड़ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 4 में 8 जुड़ेगा तो 120 हो जाएगा, यानी कि 80 और 40 हम जोड़ रहे हैं तो 120, यानी कि 2 अंक पर दशमलव गया तो 1.20 वोल्ट आ गया, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक ना, फिर उसके बाद देखिए दूसरे का घ वाला क्वेश्चन है। दूसरे का घ वाला कह रहा है कि स्कंदन क्या है, हार्डी सुलजे नियम को स्पष्ट कीजिए। ठीक ना, दो चीज पूछा है, तो यहाँ पर लिखिए स्कंदन। स्कंदन देखिए दो विपरीत आवेशित द्रव विरोधी सालों के, सालों मतलब विलयन, ठीक ना, विलयनों को परस्पर उचित अनुपात में मिलाने पर दोनों साल एक दूसरे को अवक्षेपित कर देते हैं, उसे इसका पारस्परिक स्कंदन कहते हैं। ये छोटी सी परिभाषा थी स्कंदन की। ठीक ना, उसके बाद देखिए हार्डी सुलजे का नियम क्या कहता है। हार्डी सुलजे का नियम कह रहा है कि इस नियम के अनुसार विपरीत आवेशित आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन शक्ति या स्कंदन क्षमता भी उतनी अधिक होती है। ठीक ना, विपरीत आवेशित आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होगी उतनी उसकी स्कंदन क्षमता भी अधिक होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर Na+ है, Cl2-, फिर इसकी स्कंदन क्षमता जब निकालेंगे तो बढ़ती क्रम में लिखेंगे, यानी कि Na+, Ca+2 और Al-2। तो इसकी विपरीत में क्या आ रहा है, इसमें आएगा विपरीत अगर लेंगे तो प्लस से ये -1 आएगा। इसको कितना चाहिए, -2 चाहिए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए न्यूट्रल करने के लिए, और इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए न्यूट्रल करने। तो कह रहा है विपरीत आवेशित आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन शक्ति उतनी ही अधिक होती है। तो इधर की स्कंदन क्षमता ऐसे अगर करेंगे +3 +4 ऐसे बढ़ती जाएगी तो उसकी स्कंदन क्षमता भी बढ़ती जाएगी। ठीक ना, इसमें देखिए Cl- से SO4 -2 हो गया है और PO4 -3 हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, माइनस चार्ज बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे इसका आवेश बढ़ता जाएगा इसकी स्कंदन क्षमता भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक ना, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का क वाला। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 3 का क वाला क्या करा, H2SO4 का एक नमूना 94% W आयतन दिया है और उसका घनत्व 1.84 ग्राम मिली दिया है। ठीक ना, मिली दिया है। इस विलयन की मोललता परिकलित कीजिए और H1 ऑक्सीजन 16 और सल्फर 32 ये दिया है उसका अणु भार। ठीक ना, अब आते हैं सॉल्यूशन पर इसके। ठीक ना, सॉल्यूशन पर आते हैं। देखिए सॉल्यूशन में हम क्या लिखे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सॉल्यूशन में विलेय के मोलों की संख्या पर निकालें भार बटे अणु भार से। तो भार कितना है, 94 दिया है। कितना दिया है, 94 दिया है, और अणु भार इसका 98। ठीक ना, तो 94 बटे 98 हो जाएगा। फिर विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व गुणे आयतन। विलयन का द्रव्यमान बराबर घनत्व गुणे आयतन होता है। तो द्रव्यमान कितना, घनत्व कितना दिया, 1.84 दिया है, और आयतन मतलब पूरा। ठीक ना, आयतन का मतलब पूरा, यानी कि मान लीजिए 100 ग्राम विलयन है, 100% विलयन है, यानी कि 100% क्या मतलब 100 ग्राम आयतन। मान लीजिए 100% विलयन है, उसमें से 94 क्या है, 94 आपका ये 94 आपका भार है। ठीक ना, तो देखिए इसी सूत्र से हम निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए घनत्व गुणे आयतन कर देंगे 100, और 100 गुणा करेंगे तो ये दशमलव इधर आ जाएगा तो 184 हो जाएगा। 184 ग्राम आपका क्या आ गया, द्रव्यमान आ गया, विलयन का, पूरे विलयन का द्रव्यमान। अब देखिए विलयन बराबर क्या होता है, विलयन का भार बराबर होता है विलेय का भार प्लस विलायक का भार, दोनों से मिलकर बना होता है। विलेय का भार आपको पता है 94 है, विलायक का भार इसी से निकाल लीजिए। तो विलायक का भार जब निकालेंगे तो ये इसका कितना है, 184 आ गया, और विलेय का कितना आ गया, 94 आ गया, और विलायक का जब निकालेंगे तो 184 और इधर जाएगा, ये घट जाएगा। ठीक ना, तो 184 माइनस कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। तो 184 माइनस 94 बराबर कितना बचेगा, 90 ग्राम बचेगा। अब इसको केजी में जब चेंज करेंगे, ग्राम को जब केजी में चेंज करेंगे तो किसमें, 1000 से भाग करेंगे, तो 1000 से भाग करेंगे तो 0.3 अंक पर इधर आएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए 0.090 किलोग्राम में भार। ठीक ना, अब देखिए यहाँ पर जब हम इसका विलयन की मोललता बराबर सूत्र लिखेंगे विलेय का भार बटे विलायक का भार केजी में। ठीक ना, ये अब मान रखेंगे। तो यहाँ पर विलेय का भार कितना है, 94 बटे 98, और विलायक का भार केजी में कितना दिया, 0.090। ठीक ना, इतना दिया है। यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे, जब इसको यहाँ पर चेंज करेंगे और इसको हल करना है। ठीक ना, अब इसको जब आप इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 10.657, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक ना, आंसर आ जाएगा। इसको ग्राम में भी चेंज कर लीजिएगा, आप इसको ग्राम में चेंज करेंगे तभी इतना आंसर आएगा। ठीक ना,
तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 का ख वाला। प्रश्न नंबर 3 का ख है, फैराडे द्वारा प्रस्तुत विद्युत अपघटन के प्रथम एवं द्वितीय नियम को स्पष्ट कीजिए। फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम नियम हम लिख लिए हैं, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर युक्त या एकत्रित, मुक्त या एकत्रित कर सकते हैं, युक्त या एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। ठीक ना, जो विद्युत धारा जो प्रवाहित की जाती है उसकी कितना होती है, समानुपाती होती है। तो मात्रा किस में हम कन्वर्ट करते हैं, डब्लू में। ठीक ना, यानी कि मात्रा को वेट में और जो धारा है उसको क्यू के रूप में। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कुल आवेश भी कहा है, या फिर कह सकते हैं विद्युत धारा या कुल आवेश। ठीक ना, तो यहाँ पर W समानुपाते Q हो जाएगा, और Q का मान चूंकि यहाँ पर लिखे हैं, चूंकि Q बराबर होता है I इंटू टी। ठीक ना, Q बराबर क्या होता है, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, I इंटू टी होता है, Q बराबर I इंटू टी होता है। तो यहाँ पर देखिए W समानुपाते I इंटू टी हो जाएगा। जब ये समानुपाते का चिन्ह हटेगा तो कुछ नियतांक लगेगा, Z लग गया। ठीक ना, W बराबर Z गुणे I गुणे टी हो जाएगा। ये आपका फार्मूला हो जाएगा प्रथम नियम का। और Z क्या है, ये फैराडे नियतांक है, जहाँ Z बराबर फैराडे, यहाँ पर लिख लीजिएगा फैराडे नियतांक। ठीक ना, फैराडे नियतांक है। ठीक ना, नियतांक है ये, Z बराबर फैराडे नियतांक। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो द्वितीय नियम है, इस नियम के अनुसार समान विद्युत की मात्रा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर जमे विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक भारों के समानुपाती होता है। किसके, जो रासायनिक तुल्यांक भार होता है उसके समानुपाती होता है। अर्थात यहाँ पर हम लिखे हैं, अर्थात E समानुपाते W समानुपाते E, अर्थात W समानुपाते E। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए यदि पहले इलेक्ट्रोड पर जमे हुए पदार्थ की मात्रा W1 तथा रासायनिक तुल्यांक E1 हो, तो दूसरे इलेक्ट्रोड पर जमे हुए पदार्थ की मात्रा W2 तथा जो रासायनिक तुल्यांक है वो क्या हो, E2 हो। ठीक ना, रासायनिक तुल्यांक क्या हो, E2 हो। तो अब इसका सूत्र क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा W1/W2 बराबर E1/E2। ठीक ना, ये आपका क्या बनेगा, सूत्र बनेगा उसी पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 का ग वाला। प्रश्न नंबर 3 का ग वाला क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है टिंडल प्रभाव, दूसरा है ऋणात्मक उत्प्रेरण। क्या है, ऋणात्मक उत्प्रेरण। टिंडल प्रभाव में देखिए क्या होता है, अंधेरे में रखे कोलाइडी विलयन में से जब तीव्र प्रकाश पुंज प्रवाहित करते हैं। ठीक ना, अंधेरे में रखे कोलाइडी विलयन में से जब तीव्र प्रकाश पुंज प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, तो इन किरणों का मार्ग नीले प्रकाश द्वारा दृश्यमान हो जाता है। इस परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। यह बड़े आकार के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक ना, यानी कि जब अंधेरे में रखे कोलाइडी विलयन में हम क्या करते हैं, उसको प्रकाश को क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, प्रकाश को प्रवाहित करते हैं, तीव्र तेज वाले प्रकाश को प्रवाहित करते हैं। तो इन किरणों का जो मार्ग होता है वो नीले प्रकाश द्वारा दृश्यमान हो जाता है। इस परिघटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक ना, बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। अब देखिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 3 का घ वाला। ठीक ना, कह रहा है घ वाला पहला, घ का पहला है अक्रिय गैसों की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अक्रिय गैसों क्या करना है, विशेषताएं लिखना है। ठीक ना, दो प्रमुख विशेषताएं देखिए। पहला है कि अक्रिय गैसों के बाह्यतम कोश का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NS2 और NP6 होता है। ठीक ना, यानी कि जो उसका कोश है भरा हुआ है। ठीक ना, अतः इनका अष्टक पूर्ण होता है। ठीक, यहाँ पर लिखा गया है अतः इनका अष्टक पूर्ण होता है। ये पहली विशेषता हो गई अक्रिय गैस की, कि उसका जो अंतिम कोश होता है 1s2 या फिर 2s2 हो, चाहे n का मतलब 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक ना, S2 और P6 ये दोनों भरा रहेगा। ठीक, कोई नंबर हो। अब देखिए दूसरा है अक्रिय गैस रंगहीन। अक्रिय गैस जो होती है रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन होती है। ठीक ना, अक्रिय गैस कैसी होती है, रंगहीन होती है, गंधहीन भी होती है और स्वादहीन होती है वो गैस से। ठीक ना, फिर देखिए अगला है यहाँ पर देखिए हीलियम का प्रमुख स्रोत क्या है। दूसरा है हीलियम का प्रमुख स्रोत क्या है, तो एक नंबर का ये पूछा था। तो
हीलियम का प्रमुख स्रोत मोनेजाइट रेत है, ठीक ना। मोनेजाइट एक रेत होता है, बालू होता है, जो एक रेडियो एक्टिव खनिज है, ठीक ना। रेडियो एक्टिव खनिज है और ये रेडियो एक्टिव से ही प्राप्त होते हैं। हीलियम तथा रेडान को रेडियम के रेडियो एक्टिव विघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा? रेडियो एक्टिव विघटन द्वारा। किसके द्वारा? रेडियम के रेडियो एक्टिव विघटन द्वारा, ठीक ना, विघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसको किसको? हीलियम को और रेडान को। तो हीलियम और रेडान का प्रमुख स्रोत क्या है? मोनेजाइट रेत है, उसी से प्राप्त होता है। और किसके द्वारा? रेडियो एक्टिव खनिज के द्वारा, ठीक ना। कहेंगे रेडियो एक्टिव खनिज के द्वारा, जो मोनेजाइट से भी, मतलब मोनेजाइट रेत भी उसे कहते हैं, रेत, ठीक ना, मोनेजाइट रेत भी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर 3 का घ तक हम खत्म कर दिए। अब दूसरी वीडियो जो आएगी उसमें प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5 करा देंगे, फिर उसके बाद 6 और 7 कराएंगे ना। तो उसमें इसका मतलब ये है कि हम इसमें 3 वीडियो आपको मतलब प्रोवाइड कराएंगे। 3 वीडियो, एक साल में 3 वीडियो लगेगी और 3 दिन लगेगा, यानी कि रोज़ रोज़ हमको वीडियो अपलोड करना है। तो अगर हम एक दिन में अपलोड करते हैं, एक वीडियो में अगर पूरा करते हैं तो नहीं हो पाता, ठीक ना। इसको 3 दिन लगता। तो आप लोग रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो आप लोगों को भी पढ़ने का थोड़ा सा मतलब अच्छा लगेगा, ठीक ना। आप लोग भी पढ़ने का आपको मन करेगा कि थोड़ा थोड़ा है तो पढ़ लेंगे, ठीक ना। लेकिन एक ही दिन में 1 घंटा 2 घंटा की वीडियो बना देंगे तो मज़ा नहीं देता उसमें, और मेरा भी मतलब दिमाग खराब हो जाता है वीडियो बनाते बनाते, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको PDF चाहिए तो जो नंबर बताए थे उसी पर आप लोग SMS कर दीजिएगा, हम उस पर PDF भेज देंगे, ठीक ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।